नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक न्यूक्लियस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में नाभिक के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे नाभिक है क्या। देखिए, इस चैप्टर में आप क्या क्या अध्ययन करेंगे। नाभिक से रिलेटेड ही हम अध्ययन करने वाले हैं। नाभिक क्या है, हम बात करेंगे नाभिक के आकार, आयतन और घनत्व की। देखिए, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं नाभिक का आकार कितना होता है, आकार, आयतन और घनत्व। इसके साथ में आप देखेंगे नाभिक कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के नाभिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाभिकों के प्रकार, इसके अलावा आप देखेंगे नाभिक में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से हैं। नाभिक की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो मूल कण हैं उनके मध्य लगने वाले हम बलों की यहां पर चर्चा करेंगे, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। इसके साथ में हम इस चैप्टर में देखेंगे नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें नाभिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है द्रव्यमान के मात्रक पर। देखिए, नाभिक में पाए जाने वाले या परमाणु में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है। उनको यदि हम किलोग्राम में मापें तो वो थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए अति सूक्ष्म द्रव्यमानों को मापने के लिए हम एक नए मात्रक को यहां पर परिभाषित करने जा रहे हैं, और ये जो नया मात्रक है वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। और आज का जो हमारा वीडियो है वो परमाणु द्रव्यमान मात्रक पर ही आधारित होगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपको NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के वीडियोज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ में बने रहिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनका सॉल्यूशन मिल सके। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिक के बारे में कि नाभिक है क्या, फिर उसके पश्चात हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक की ओर लौटेंगे। देखिए, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, लास्ट चैप्टर में हम रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देखा था, और उस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में हमें एक रिजल्ट प्राप्त हुआ। देखिए, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये हमने बनाया है परमाणु कि किसी परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म भाग में, अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, और उस अति सूक्ष्म क्षेत्र को हम नाभिक कहते हैं। देखिए, परमाणु के केंद्र में संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है और इसके साथ में उसमें लगभग संपूर्ण द्रव्यमान भी मौजूद होता है। तो उसे क्या कहा गया, उस क्षेत्र को हमने नाभिक कहा। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक कहा गया। तो नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में ही नाभिक के बारे में बता दिया था। क्लियर। अब देखिए, इस नाभिक के अंदर दो मूल कण पाए जाते हैं। दो मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक जो मूल कण है वो होता है प्रोटॉन। एक मूल कण है प्रोटॉन और दूसरा जो मूल कण है वो है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो धनावेशित कण होता है
और जो न्यूट्रॉन है वो एक उदासीन कण होता है, अति सूक्ष्म कण होते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें कि जो परमाणु है वो भी एक अति सूक्ष्म कण ही होता है। 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है। अब इसमें से 1,00,000 गुना छोटा नाभिक होता है। नाभिक का जो आकार है वो 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है और इस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इनका आकार बहुत छोटा, अति सूक्ष्म होता है। क्लियर? ये जो प्रोटॉन है एक धनावेशित पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन है एक उदासीन कण होता है। वैसे हम परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी लास्ट चैप्टर में दे चुके हैं। आप परमाणु का जो चैप्टर है उसमें पहला वीडियो अवश्य देखिए, वहां से आपको परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम इस चैप्टर में नाभिक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर शून्य आवेश होता है। तो संपूर्ण जो धनावेश है वो नाभिक में ही मौजूद होता है और जो ऋणावेश है वो नाभिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर मौजूद होता है। तो नाभिक में 2 मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। और जो ज्यादातर द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही होता है, इसलिए परमाणु का लगभग जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में ही मौजूद होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, जो नाभिक है इसका अध्ययन भी हम एक फिजिक्स के एक छोटे से भाग में करेंगे, जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नाभिकीय भौतिकी कहा जाता है। अब नाभिकीय भौतिकी क्या है? नाभिकीय भौतिकी समझना, नाभिकीय भौतिकी इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कह रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम नाभिक के आकार, आयतन, घनत्व, उसमें पाए जाने वाले बल, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। तो नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम नाभिक के बारे में ही संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम नाभिक के आकार, आयतन, घनत्व, नाभिकीय बल, नाभिक की संरचना, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, नाभिकीय भौतिकी कहलाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो नाभिक में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, इनका द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है। देखिए, इनका द्रव्यमान कितना होता है, मैं यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान आपके सामने रख रहा हूं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार से मैं बात करूं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है, अति सूक्ष्म इनका द्रव्यमान होता है। तो यदि हम द्रव्यमान का मात्रक यहां पर किलोग्राम लेकर चले तो ये एक व्यवहारिक मात्रक नहीं होता। किलोग्राम काफी बड़ा मात्रक होता है, जबकि इनका जो द्रव्यमान है वो बहुत छोटा है, किलोग्राम की तुलना में, 1 किलोग्राम की तुलना में बहुत छोटा है। यहां पर 10 की घात में आ रहा है -27, जो कि एक बहुत छोटा मान होता है। 10 की घात -27 क्या है? एक बहुत ही छोटा मान है, अति सूक्ष्म मान है। तो इन द्रव्यमानों का मापन करने के लिए हम एक द्रव्यमान का नया मात्रक यहां पर परिभाषित करने जा रहे हैं, और वो जो नया मात्रक है वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसे हम यू से या AMU से प्रदर्शित करेंगे। यू से भी प्रदर्शित करते हैं, कई बुक्स में इसको AMU से भी प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से इसको AMU से भी पुट कर दिया जाता है। अब देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है ये अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करता है। मतलब इसका उपयोग कहां होगा? अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है?
एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके तुल्य होता है? हम यहां पर लेंगे कार्बन 12 और कार्बन 12 के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है वही परमाणु द्रव्यमान मात्रक के इक्वल होगा। तो देखिए यहां से एक बार मैं इन सब को हटा देता हूं, फिर हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित करते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक की। देखिए इसकी सहायता से हम अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करते हैं। देखिए क्या है परमाणु द्रव्यमान मात्रक? परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक छोटा मात्रक होता है, एक छोटा मात्रक होता है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करते हैं। अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करते हैं, द्रव्यमानों का मापन करते हैं। बहुत छोटे द्रव्यमान हैं, उनका मापन करने के लिए हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखिए जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है इसकी डेफिनेशन क्या है? हम लेंगे कार्बन 12 और कार्बन 12 के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है उसे ही हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, द्रव्यमान का 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। देखिए डेफिनेशन समझिए। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू से पुट करेंगे। यू से लिखा जाएगा। ये किसके तुल्य होता है? हमारे पास में कार्बन का परमाणु है जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, कार्बन 12 का द्रव्यमान, और यदि हम इसमें 12 का भाग लगा दें, इसके 12 हिस्से कर दें, तो इसका जो मान है वो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के इक्वल होगा। देखिए ये जो कार्बन 12 है इसका द्रव्यमान हम माप लेते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से, द्रव्यमान वर्णक्रम मापी से इस कार्बन 12 का द्रव्यमान माप लिया जाता है। अब इसका द्रव्यमान मापने के पश्चात देखिए हमें 1.99, देखिए इसका जो द्रव्यमान है वो हमें क्या प्राप्त होगा? 2647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम प्राप्त होता है। और इसमें जब हम 12 का भाग लगा दें तो ये हमें मिल जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। ये जो द्रव्यमान है कार्बन 12 का वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से मापा गया है, द्रव्यमान वर्णक्रम मापी की सहायता से मापा गया है। ये जो 1 U है वो हमें किसकी इक्वल मिलेगा? 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल प्राप्त होता है। देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास में आ चुका है। 1 U बराबर 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमें प्राप्त हो चुका है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट प्राप्त हो चुका है। क्लियर? अब देखिए ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसे हम लगभग क्या लिख सकते हैं?
हम बार बार इतना बड़ा मात्रक यूज में न लेकर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ही यूज में लेंगे। वैसे एग्जैक्ट जो मान है वो ये वाला है 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर? यहां तक समझ में आने जाना चाहिए। अब देखिए, हम जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनका द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल होगा। देखिए, एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, विभिन्न कणों का द्रव्यमान। हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर विभिन्न कणों का द्रव्यमान यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन हम यदि किलोग्राम में बात करें तो 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यदि हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में पुट करें तो ये होगा 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। इसी प्रकार से हम बात करें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और जब इसे हम एटॉमिक मास यूनिट में पुट करें तो ये हमारे पास में क्या मिलेगा, 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्लियर? अब यदि मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसे यदि हम एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा ये 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। 00055 एटॉमिक मास यूनिट हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ये हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्राप्त हो चुके हैं। यदि हम इन्हीं द्रव्यमानों को हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यदि हम यहां पर पुट करें तो वो हमें कितना मिलेगा। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में ये रहा एटॉमिक मास यूनिट में, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये रहा। इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें 1.00782 एटॉमिक मास यूनिट प्राप्त होने वाला है। तो ये है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.00782 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमने कुछ कणों के परमाणु द्रव्यमान मात्रक के फॉर्म में द्रव्यमान पुट किए हैं। अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे कि किस तरीके से हम एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्लोरीन का परमाणु लेंगे, उनके दो विभिन्न समस्थानिक लेंगे, उनकी प्रतिशत की मात्रा लेकर चलेंगे और जो क्लोरीन है उसका औसत द्रव्यमान यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी हम आपको बताते हैं और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं वो भी। हम यहां पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्लोरीन के दो समस्थानिक दे रखे हैं जिनके द्रव्यमान है 34.98 एटॉमिक मास यूनिट और दूसरा जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान दे रखा है 36.98 एटॉमिक मास यूनिट। और इनकी जो मैटर है उसमें बहुलता 75.4% और 24.6% है। क्लियर? ये जो समस्थानिक है वो है 75.4% और ये जो समस्थानिक है वो है 24.6%। क्लियर? अब हमें ये ज्ञात करना है कि क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना है। क्लोरीन का औसत द्रव्यमान क्या है, एटॉमिक मास यूनिट में हमें द्रव्यमान दे रखा है औसत द्रव्यमान। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है यहां पर
कि हमें कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है, 100% का द्रव्यमान ज्ञात करना है, फिर उसके पश्चात 100% का भाग हम यहां पर लगा देते हैं। देखिए, यदि हमारे पास में औसत द्रव्यमान यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक जो द्रव्यमान है वो है m1, उसकी प्रतिशत की जो मात्रा है वो है p1, फिर उसी तरीके से दूसरा जो द्रव्यमान है वो है p2, उसकी प्रतिशत मात्रा है p2% है, और कुल जो प्रतिशतता है वो p1 p2 है, p1 प्लस p2। और यदि आपके पास में यहां पर 3 समस्थानिकों के द्रव्यमान दे रखे होते हैं तब वहां पर हम m1 m2 m3 लेकर चलेंगे, और जो प्रतिशतता है वो p1 p2 p3 लेकर चलेंगे। तो यहां पर 2 द्रव्यमान है m1 m2, इसकी प्रतिशत मात्रा p1 तथा p2 है, तो ये आ गया यहां पर m1 द्रव्यमान की कुल मात्रा 100% के हिसाब से, और m2 द्रव्यमान की कुल मात्रा प्रतिशत के हिसाब से, और ये कुल प्रतिशत आई गया जो कि 100% होगा। क्लियर? सबकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो m बार जो कि क्लोरीन के औसत द्रव्यमान को बता रहा है, m1 यहां पर है 34.98, और उसकी प्रतिशत मात्रा है 75.4%। फिर प्लस में देखें m2 हमारे पास में है 36.98, और उसकी प्रतिशत मात्रा है 24.6%। p1 और p2, ये p1 है 75.4% और 24.6%। तो हमारे पास में जो क्लोरीन है उसका औसत द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा 35.47 एटॉमिक मास यूनिट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में जानकारी ली। हम आपको बता दें कि यदि आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हस्तलिखित नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। 9460239358 व्हाट्सएप करना है, और थोड़ा सा वेट करेंगे। कक्षा भी अवश्य लिख दीजिए कि भाई कक्षा 12 में हो तो कक्षा 12 लिखें, कक्षा 11 में है तो कक्षा 11 लिखें। क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।